आज के क्लास में हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फुल वेव रेक्टिफायर का बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इसके नाम पे डिस्कशन करेंगे कि इसका नाम फुल वेव रेक्टिफायर क्यों है। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है। ए फुल वेव रेक्टिफायर इज ए सर्किट और डिवाइस in which current flow through the load in one direction during complete cycle, ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ बाद में पढ़ेंगे उसको, of input voltage। ए फुल वेव रेक्टिफायर इज ए सर्किट और डिवाइस, मतलब फुल वेव रेक्टिफायर एक सर्किट होगा या फिर डिवाइस होगा इन विच करेंट फ्लो थ्रू द लोड इन वन डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि लोड से करेंट जो है एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। एक डायरेक्शन मतलब इसका एक फिक्स डायरेक्शन होगा। जैसे मान लो इसमें करेंट, ये फुल वेव रेक्टिफायर का ब्लॉक डायग्राम है, आउटपुट साइड में लोड कनेक्टेड होता है, तो इसमें एक करेंट फ्लो हो रहा है। मान लेते हैं कि ये करेंट टॉप टू बॉटम फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग लोड करंट IL बोल देते हैं या आउटपुट करंट बोल रहे हैं, I0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका डायरेक्शन हमेशा फिक्स होगा। ठीक है, which current flow through the load in one direction during complete cycle of input voltage। कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज का क्या मतलब है? कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज का मतलब है कि एक साइकिल में एक पॉजिटिव हाफ और एक निगेटिव हाफ होता है। जैसे ये 0 से पाई तक पॉजिटिव हाफ होता है, फिर पाई से 2 पाई तक निगेटिव हाफ होता है। तो एक पॉजिटिव हाफ और एक निगेटिव हाफ को मिला के एक कंप्लीट साइकिल बनता है। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए पॉजिटिव हाफ के लिए भी एक ही डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो होगा, फिर निगेटिव हाफ जब इनपुट सिग्नल का पास होगा तब भी करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। फिर अगला पॉजिटिव हाफ में फिर से करंट सेम डायरेक्शन में, निगेटिव हाफ में फिर से सेम डायरेक्शन में। ठीक है, कंप्लीट साइकिल के लिए करंट जो है लोड से एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। अब जब करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा तो वोल्टेज हम लोग को कैसा मिलेगा? तो हम आप लोग को बता चुके हैं कि जहाँ से करंट इंटर करता है रेजिस्टेंस में वहाँ पे प्लस और यहाँ पे जहाँ से बाहर निकलता है माइनस। तो इसका पोलरिटी, चूँकि करंट का डायरेक्शन सेम है तो हमेशा यहाँ का पोलरिटी प्लस और यहाँ का पोलरिटी माइनस होगा। इस तरीके से हमेशा ये जो वोल्टेज है, ये मान लो प्लस वोल्टेज मिल रहा है, पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है, तो हमेशा ये पॉजिटिव वोल्टेज ही मिलते रहेगा। पॉजिटिव वोल्टेज को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। ये अगर रेफरेंस लाइन है, ओमेगा टी रेफरेंस लाइन हो गया, तो ये रेफरेंस लाइन के ऊपर ही वोल्टेज हम लोग को मिल रहा है। बट ये जो वोल्टेज मिल रहा है ये प्योर DC सिग्नल नहीं होगा। ये फुल वेव, इसको हम लोग बोलते हैं फुल वेव पल्सेटिंग DC सिग्नल बोलेंगे। फुल वेव पल्सेटिंग DC सिग्नल बोला जाता है। तो फिर से एक बार डेफिनेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा रेक्टिफायर है या एक ऐसा डिवाइस और सर्किट है जिसमें जिसके लोड से करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है फॉर कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज सिग्नल। फॉर कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज सिग्नल मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के केस में यहाँ पे करंट लोड से एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। और करंट चूँकि एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा तो ये हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज देगा या एक ही पोलरिटी वाला वोल्टेज मिलते रहेगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक बार प्लस वोल्टेज मिलेगा फिर माइनस वोल्टेज मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। जब भी मिलेगा पॉजिटिव वोल्टेज मिलते रहेगा। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंप्लीट साइकिल के जगह पे देखो ब्रैकेट में लिखा है पॉजिटिव हाफ साइकिल एज वेल एज निगेटिव हाफ साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल दोनों होता है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। एक दूसरा डेफिनेशन भी हमने लिखा है, थोड़ा सा उसको भी पढ़ के बताते हैं। ये बहुत ही सिंपल इसका डेफिनेशन लिखा हुआ, चाहो तो आप इसको भी याद करके इसको डिफाइन कर सकते हो। इट इज ए सर्किट और डिवाइस विच कन्वर्ट एन AC सिग्नल इनटू फुल वेव पल्सेटिंग DC सिग्नल। इट इज ए सर्किट और डिवाइस, ये एक सर्किट या डिवाइस होगा विच कन्वर्ट एन AC सिग्नल, विच कन्वर्ट एन AC सिग्नल, ये AC इनपुट सिग्नल है, इनटू फुल वेव पल्सेटिंग DC सिग्नल, मतलब ये AC सिग्नल को फुल वेव पल्सेटिंग DC सिग्नल में कन्वर्ट करने वाला सर्किट या डिवाइस है। तो कोई ऐसा सर्किट जो AC सिग्नल को फुल वेव पल्सेटिंग DC सिग्नल में कन्वर्ट करता हो, वैसे सर्किट और डिवाइस को हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। ये जो ब्लॉक डायग्राम बनाया है ये फुल वेव रेक्टिफायर का ब्लॉक डायग्राम है। एक्चुअल सर्किट डायग्राम हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स में पढ़ेंगे। ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है इसका इनपुट सिग्नल AC इनपुट वोल्टेज होगा और जो आउटपुट होगा RL के अक्रॉस हम लोग को मिलेगा Vout
और इसका जो आउटपुट सिग्नल होगा ये फुल वेव पल्सेटिंग डीसी सिग्नल होगा, इस वेव फॉर्म से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ये इसका इनपुट सिग्नल है, ये इसका आउटपुट सिग्नल है। इनपुट इसका एसी होता है और आउटपुट इसका फुल वेव पल्सेटिंग डीसी सिग्नल होता है। प्योर डीसी सिग्नल प्रोड्यूस नहीं करता है। प्योर डीसी सिग्नल रहता तो प्योर डीसी सिग्नल का वेव फॉर्म हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में ऐसे कांस्टेंट बनाते हैं, ठीक है, बट ये प्योर डीसी सिग्नल नहीं होता। अगला पॉइंट पढ़ोगे, ए फुल वेव रेक्टिफायर यूटिलाइज बोथ हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी वोल्टेज टू प्रोड्यूस डीसी वोल्टेज। थोड़ा सा इसको पढ़िए, ए फुल वेव रेक्टिफायर यूटिलाइज बोथ हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी वोल्टेज। बोथ हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट वोल्टेज का मतलब क्या है कि पॉजिटिव हाफ और निगेटिव हाफ दोनों को ये यूटिलाइज करता है। अगर आप हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें, अगर हाफ वेव रेक्टिफायर आपको याद होगा तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि सिर्फ पॉजिटिव हाफ को यूटिलाइज कर रहा था, या तो सिर्फ पॉजिटिव हाफ को यूटिलाइज करेगा या सिर्फ निगेटिव हाफ को यूटिलाइज करता है। वो डिपेंड करता है उसका सर्किट कंस्ट्रक्शन कैसा है। हम दोनों केस आप लोग को पढ़ाए थे, बस डायोड का डायरेक्शन चेंज करने से ये हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही हाफ को यूटिलाइज करता है, आइदर पॉजिटिव को या निगेटिव को, हाफ वेव रेक्टिफायर। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर पॉजिटिव हाफ को भी यूटिलाइज करेगा, निगेटिव हाफ को भी यूटिलाइज करेगा, यानी कि कंप्लीट इनपुट एसी सिग्नल को ये यूटिलाइज करता है और यूटिलाइज करके डीसी सिग्नल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और लास्ट में एक पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे इसको हम प्रूफ करवाने वाले हैं। द रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज हाई। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी फुल वेव रेक्टिफायर का वेरी हाई होता है और ये कितना होगा 81.2%। हाफ वेव रेक्टिफायर का आप लोग को याद होगा, हम लोग प्रूफ किए थे 40.6%। और फुल वेव रेक्टिफायर का रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी 81.2% होता है, VVI है। और जितना ज़्यादा रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी होगा, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी हाई होने का मतलब होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट कर रहा है तभी उसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग इसको मैथमेटिकली भी प्रूफ करने वाले हैं। चलिए, उसके बाद अब हम लोग टाइप्स ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे। तो फुल वेव रेक्टिफायर का दो टाइप्स होता है, एक को हम लोग सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं और दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर होता है, ठीक है। तो हम लोग 1 बाई 1 इसको डील करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे फिर से इसके नाम पे आ जाते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। इसका नाम फुल वेव रेक्टिफायर क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा सर्किट है जो कि फुल वेव पल्सेटिंग डीसी सिग्नल प्रोड्यूस करता है। और चूंकि ये रेक्टिफायर है तो ये एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में तो कन्वर्ट करेगा ही, इसीलिए इसका नाम फुल वेव रेक्टिफायर है। इट इज़ ए टाइप ऑफ रेक्टिफायर विच कन्वर्ट एसी सिग्नल इनटू फुल वेव पल्सेटिंग डीसी सिग्नल। इसका आउटपुट सिग्नल फुल वेव पल्सेटिंग डीसी सिग्नल होता है, इसलिए इसका नाम फुल वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर का हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों नाम है? क्योंकि वो एक ऐसा टाइप्स का रेक्टिफायर था जो कि हाफ वेव पल्सेटिंग डीसी सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा था। सिर्फ हाफ वेव, 0 से पाई प्रोड्यूस किया था, फिर 2 पाई से 3 पाई, फिर 4 पाई से 5 पाई ऐसे प्रोड्यूस किया था। आप लोग वहाँ पे देखे होंगे। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे, ठीक है। इसको फटाफट लिख लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। तो हमने हेडिंग दे रखा है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। चलिए आइए देखा जाए सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। तो अभी कुछ देर पहले पढ़े थे कि फुल वेव रेक्टिफायर का दो टाइप्स होता है, सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर। सबसे पहले इसके नाम पर डिस्कशन करेंगे कि इसका नाम सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर क्यों है। इसका नाम सेंटर टैप इसलिए है क्योंकि इसके सर्किट्स में एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज होता है, ठीक है। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, वो सारा चीज़ हम बताएंगे आप लोगों को। फिलहाल अभी इतना समझिए कि इस रेक्टिफायर सर्किट में एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज होता है, इसलिए इस रेक्टिफायर का नाम सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर है। और चूंकि ये फुल वेव रेक्टिफायर है तो आप समझ सकते हो कि ये एसी सिग्नल को फुल वेव पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता होगा। लेकिन इसका नाम सेंटर टैप होने के पीछे एक ही कारण है, वो है कि इसके सर्किट्स में सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज होता है। तो चलिए 1 बाई 1 एक एक पॉइंट पढ़ते हैं, उसके बाद इसके सर्किट को समझते हैं, फिर इसके ऑपरेशन को फिर पढ़ेंगे और उसके बाद इसके इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे। देखो पहला पॉइंट हमने लिखा है, इट इज़ ए टाइप ऑफ रेक्टिफायर विच सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए सेंटर टैप ट्रांसफार्मर
सो इट्स नेम इज सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। ये जो रेक्टिफायर है इसका सर्किट जो है, इसके सर्किट में एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज होता है, इसीलिए इसका नाम सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर है। यहाँ पे ये जो सर्किट सिंबल देख रहे हो आप लोग, यही सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का सर्किट सिंबल है, ठीक है। और ये बहुत ही खास टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। जब इसका वर्किंग पढ़ाएंगे तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर नहीं है, इसका सेंटर पॉइंट टैप्ड किया हुआ रहता है, मतलब यहाँ से एक तार कनेक्ट हुआ रहता है इस ट्रांसफार्मर का, इसीलिए इस ट्रांसफार्मर का भी नाम सेंटर टैप्ड है। इसका सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है बीच में टैप्ड किया हुआ रहता है। एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर में ऐसा चीज़ नहीं होता है, नॉर्मल ट्रांजिस्टर ट्रांसफार्मर में ऐसा सर्किट सिंबल होता है, इसका कोई भी पॉइंट टैप्ड नहीं किया हुआ रहता है। बट जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता है उसका सेंटर पॉइंट टैप्ड किया रहता है। अगला पॉइंट पढ़ोगे, इट कन्वर्ट एन एसी सिग्नल इनटू फुल वेव पल्सेटिंग डीसी सिग्नल। ये जो रेक्टिफायर सर्किट्स है ये एसी सिग्नल को फुल वेव पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 डायोड्स D1 एंड D2। इसके सर्किट्स में 2 डायोड होता है D1 एंड D2 विच आर कनेक्टेड टू द सेंटर टैप सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। यहाँ पे 2 ट्रांसफार्मर होगा इसके सर्किट में D1 एंड D2, और ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग से कनेक्टेड होगा। बहुत बारी तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में कितना डायोड यूज होता है, तो हमेशा याद रखना है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में 2 डायोड D1 एंड D2 यूज होता है। अच्छा, ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं जो क्वेश्चन हम बताते रहते हैं, जो लोग पूरा डिटेल्स में ऐसे पढ़ रहे होंगे उन लोगों को ये सब चीज़ हमेशा याद रहता है, लेकिन जो बेसिक सर्किट पढ़े ही नहीं, बस क्वेश्चन बैंक रट लेते हैं, उन लोगों को ये पता नहीं रहता, वो लोग भूल जाते हैं कि किस रेक्टिफायर सर्किट में कितना डायोड यूज होता है। लेकिन आप लोग जो लोग डिटेल्स में पढ़ रहे हैं उन लोगों तो ये सब बेसिक चीज़ हमेशा याद रहता है, लेकिन सोचो कि ये टॉपिक पढ़े ही नहीं, सिर्फ हम लोग क्वेश्चन बैंक लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड, सेंटर टैप में 2 डायोड और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड तोता की तरह रट लिए, और जब एग्ज़ाम में बैठे, कोई कंपटीशन में बैठे, वहाँ पे इधर उधर हो गया। इधर उधर हो गया मतलब सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में 4 डायोड हो गया और ब्रिज रेक्टिफायर में 2 डायोड हो गया तो ये कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन जब आप डिटेल स्टडी करते हो, पूरा सर्किट एनालिसिस सीखते हो, तो ये सब बेसिक चीज़ें जो होती है ये हमेशा आपको याद रहता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। द इनपुट AC सप्लाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। कह रहा है कि AC इनपुट सप्लाई वोल्टेज जो है प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर पे अप्लाई किया जाता है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। और ये जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन मतलब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। बट मैं शुरू से बताते आया हूँ कि ट्रांसफार्मर का इनपुट सिग्नल AC के फॉर्म में होता है और आउटपुट सिग्नल भी AC के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा सर्किट के बारे में पढ़ते हैं, और मेन मोटो सर्किट के बारे में पढ़ने का हमारा सेंटर टैप ट्रांसफार्मर को एक्सप्लेन करना भी है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इनपुट साइड में यूज किया गया है। इसका प्राइमरी वाइंडिंग ये है, सेकेंडरी वाइंडिंग ये है। प्राइमरी वाइंडिंग पे इनपुट AC वोल्टेज सप्लाई दिया जाता है या इनपुट AC वोल्टेज को कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि ये AC सिग्नल इस रेक्टिफायर से पास हो। ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर का, इसके 2 इंड होंगे, मतलब 2 छोर होंगे। इंड मतलब छोर, एक इंड को हम लोग A नाम दिए हुए हैं, दूसरे इंड को B नाम दिए हुए हैं। इंड A से डायोड D1 कनेक्टेड होगा, इंड B से डायोड D2 कनेक्टेड होगा, और एक लोड रहता है RL, ठीक है। RL कहाँ पे कनेक्टेड है, तो RL कनेक्टेड है इस सेंटर पॉइंट से और दोनों डायोड के कैथोड पॉइंट से। ये दोनों डायोड का ये कैथोड टर्मिनल है, तो डायोड के कैथोड टर्मिनल से दोनों कनेक्टेड है, ऐसा ही कनेक्शन है ना। और ये एनोड पॉइंट को भी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, आगे चल के वर्किंग में ये काम आएगा। तो इसका सर्किट आप लोग देख रहे हो बहुत ही सिंपल है। अब थोड़ा सा सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के बारे में बात करते हैं। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का क्या कहानी है। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर जो होता है ना, ये बहुत ही यूनिक फीचर्स का होता है। यूनिक फीचर्स होने का मतलब क्या, जब AC सिग्नल दिया जाएगा तो इसको स्टेप डाउन तो करेगा, और स्टेप डाउन करने के साथ साथ ये जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा, ये 2 आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। अगर वोल्टेज की बात करें तो 2 आउटपुट वोल्टेज ये प्रोड्यूस करेगा। एक जो आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा इसको V1 लिखेंगे, ठीक है, या Vout1 लिखेंगे, V01 लिखेंगे, और दूसरा जो प्रोड्यूस करेगा इसको V02 लिखेंगे, ठीक है। यानी कि 2 आउटपुट वोल्टेज ये प्रोड्यूस किया, और दोनों आउटपुट वोल्टेज जो होगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा,
जैसे मान लो 5 वोल्ट का है तो ये भी 5 वोल्ट का होगा, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा बट पोलरिटी अलग होगा। ये +5 वोल्ट का होगा तो ये -5 वोल्ट का होगा, ये -5 वोल्ट होगा तो ये +5 वोल्ट होगा। हमेशा अपोजिट पोलरिटी का रहेगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। चलिए बाद बाकी इसके ऑपरेशन में इसको और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। सारा चीज़ यहाँ पे समझा देंगे तो फिर ऑपरेशन में क्या बताएंगे। तो चलिए अब ऑपरेशन पढ़ते हैं। ऑपरेशन मतलब इसका वर्किंग पढ़ते हैं। वर्किंग सीखना बहुत ज़रूरी है, तो बाद बाकी जितना भी एनालिसिस होता है वो हम लोग कर लेते हैं। तो वर्किंग समझिए, ठीक है। इसका जो वर्किंग है इसको 2 पार्ट में डील करेंगे। देखो हमने लिखा है इट्स ऑपरेशन इज डिफाइंड इन 2 पार्ट्स। पहला में हम लोग पहला पार्ट होगा फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट सिग्नल। पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट सिग्नल बोलने का मतलब क्या है, ठीक है। ये एसी इनपुट सिग्नल है, इसके पॉजिटिव हाफ के लिए यानी कि 0 से पाई के लिए, ठीक है। 0 to पाई लिख देते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में। तो 0 to पाई के लिए पहले पढ़ेंगे। 0 से पाई तक का जो इनपुट सिग्नल होगा वो हमारा पॉजिटिव हाफ होगा। उसके बाद सेकंड में हम पढ़ाएंगे फॉर निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल। जब निगेटिव हाफ साइकिल का बात करेंगे तो ये वाला टाइम का बात करेंगे। उस टाइम में एंगल का वैल्यू होता है पाई से 2 पाई। तो फिलहाल जो अभी हेडिंग दिए हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमारा अभी हेडिंग है फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट सिग्नल। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट सिग्नल है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट सिग्नल यहाँ से पास होगा तो थोड़ा सा समझोगे, हम वो ऑपरेशन समझा रहे हैं, आप समझिए। तो यहाँ पे पोलरिटी प्लस हो जाता है और यहाँ पे पोलरिटी माइनस होता है। और ये चूँकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो ये क्या करेगा, इसको हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। बट कोई भी ट्रांसफार्मर फेज डिफरेंस नहीं देता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव हाफ है तो आउटपुट में भी पॉजिटिव हाफ प्रोड्यूस करेगा। इसका जब निगेटिव हाफ पास करेगा तो निगेटिव हाफ पास करेगा। यानी कि ट्रांसफार्मर का देखो ये आउटपुट वोल्टेज है तो इनपुट वोल्टेज लो एम्पलीट्यूड का होगा, बट देखोगे फेज दोनों का सेम होगा। पहला हाफ पॉजिटिव है तो इसका भी पहला हाफ पॉजिटिव होगा, दूसरा हाफ इसका निगेटिव है तो इसका भी दूसरा हाफ निगेटिव होता है। कोई फेज शिफ्ट नहीं देता है, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को कम कर देता है। अब देखो होता क्या है, तो ये जब प्लस होगा तो ये एंड ए पे पॉजिटिव पोलरिटी मिलेगा, एंड बी पे निगेटिव पोलरिटी मिलेगा, ठीक है। यानी कि सेम पोलरिटी का वोल्टेज प्रोड्यूस किया, सेम फेज का वोल्टेज ये प्रोड्यूस कर देगा। ये अलग बात है कि ये लो वोल्टेज का होगा, क्लियर। अब देखो जब ये पॉजिटिव होगा तो इसका जो सेंटर पॉइंट है ये निगेटिव होगा, और ये जब निगेटिव होता है तो इसका सेंटर पॉइंट पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे पूरा ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का वर्किंग पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। अगर इसका वर्किंग पढ़ाने लगेंगे तो कम से कम 2 से 3 क्लास हमको लगेगा। फिलहाल जो काम का चीज़ है वो हम बता देते हैं। आपके सिलेबस में जब कभी भी मिलेगा सेंटर टैप ट्रांसफार्मर पढ़ने के लिए तो पढ़ लेना, ठीक है। देखो हम बोल रहे थे कि यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस, ये माइनस होगा तो बी पॉइंट पे भी माइनस होगा। ये पहले पोलरिटी डिसाइड करने के बाद इस सेंटर पॉइंट का पोलरिटी डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे भाई, तो देखो ये प्लस है तो यहाँ ऊपर में माइनस दे देना, ये माइनस है तो ये यहाँ पे बैक साइड में प्लस दे देना। इससे क्या होगा कि तुमको इस पॉइंट का वोल्टेज पॉजिटिव मिलेगा और इस पॉइंट का वोल्टेज निगेटिव मिलेगा। दोनों का ज़्यादा पढ़े लिखे लोग अकेले में भी सॉरी बोलते रहते हैं। कहीं हम पढ़े थे, ठीक है फेसबुक पे कोई ये किया था कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं अकेले में ढकार आ जाए तो सॉरी बोलते हैं, छींक आ जाए तो सॉरी बोलते हैं। मतलब हमको ठीक लगा था हम भी बोले मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, थोड़ा बहुत तुम लोगों को पढ़ाने भर ज्ञान है। चलो फिर आता है टॉपिक पे। ज़्यादा पढ़े लिखे रहते तो IES रहते हैं ना। चलो फिर पढ़ते हैं। सारे लोग दुनिया में IES बन जाएंगे तो IES बनाने के लिए कौन पढ़ाएगा क्या, तो टीचर का भी होना ज़रूरी है, तभी तो लोग IAS IPS सब बनते रहेंगे, इंजीनियर अच्छे इंजीनियर बनते रहेंगे। अगर सारे लोग नौकरी ही करने लगे, सारे लोग IAS ही बन जाएंगे तो फिर IAS बनाएगा कौन ठीक है। चलो फिर आते हैं टॉपिक पे। चलो 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 चलो, कहाँ चलना है, यहाँ पे चलना है। तो हमने बता दिया कि यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे कैसे हम लोग पोलरिटी डिसाइड करते हैं। और अभी हम बोल रहे हैं कि ए पॉइंट पे पॉजिटिव होगा तो बी पॉइंट पे निगेटिव होगा। अगला जो निगेटिव हाफ साइकिल के लिए पढ़ेंगे तो यहाँ पे निगेटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और इस तरीके से अगर वेवफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे भी AC सिग्नल होगा, थोड़ा सा समझोगे, और यहाँ पे भी AC सिग्नल प्रोड्यूस होगा, बट ये दोनों एक दूसरे से आउट ऑफ फेज है। आउट ऑफ फेज बोलने का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझोगे। देखोगे ऐसा सिग्नल है ना और दूसरा ऐसा सिग्नल है,
कहने का मतलब क्या है कि इसका पॉजिटिव फर्स्ट हाफ पॉजिटिव है तो इसका फर्स्ट हाफ निगेटिव है, इसका सेकेंड हाफ निगेटिव है तो इसका सेकेंड हाफ पॉजिटिव है। यहाँ से भी समझ सकते हो, इसका फर्स्ट हाफ पॉजिटिव है तो इसका फर्स्ट हाफ निगेटिव है, इसका फर्स्ट हाफ निगेटिव है तो इसका फर्स्ट हाफ पॉजिटिव है। मतलब ये अपर लूप सर्किट का इनपुट वोल्टेज हो गया, ये लोअर लूप का इनपुट वोल्टेज हो गया। बस एक चीज़ याद रखना कि मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर रहेगा बट पोलरिटी अलग रहेगा, एक प्लस रहेगा तो दूसरा माइनस, एक माइनस रहेगा तो दूसरा प्लस रहेगा। अरे बच्चा लो समझ में, करे कब समझेगा। हो गया, बस इतना ही तो करना था, बाकी समझ लो अपने से। देखो अब जब ये पता चल गया कि पॉजिटिव और निगेटिव होगा, इंड ए पे पॉजिटिव इंड बी पे निगेटिव, तो अब इस पॉजिटिव और निगेटिव से आपको बस एक चीज़ और कर लेना है, डायोड को डिसाइड कर लेना कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा और कौन सा डायोड रिवर्स बायस होगा। ठीक है, इतना इसी दिन रात के लिए पढ़ाए हैं, अब ये भी हम ही को डिसाइड करना पड़ेगा। बोलो जल्दी बोलो, कौन सा डायोड फॉरवर्ड कौन सा डायोड रिवर्स होगा। जो अच्छा वाला बच्चा होगा, अच्छा बच्चा मतलब सब तो अच्छे ही बच्चे होते हैं क्या, लेकिन अभी अच्छा बच्चा बोलने का मतलब है जिसको आ गया होगा समझ में उसको। ठीक है, देखो ये एनोड टर्मिनल होता है, ये कैथोड टर्मिनल, ये एनोड ये कैथोड। इसके एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है तो डायोड के अगर एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड के केस में ये हो जाएगा ऑन, और ये करेगा कंडक्ट, यानी कि यहाँ से एक करंट पास करेगा। ठीक है, और ये करंट ऐसे सर्किट में पास करेगा। लेकिन अब डायोड D2 को डिसाइड करेंगे। डायोड D2 के एनोड टर्मिनल पे मिल रहा है निगेटिव वोल्टेज, जब निगेटिव वोल्टेज मिलेगा तो डायोड D2 हो जाएगा रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस के केस में ये काम करेगा ऑफ स्विच की तरह। ऑफ स्विच बोलने का मतलब आप सही में यहाँ पे ऑफ स्विच बना लो। ठीक है, छपरा जाओगे नहीं जाओगे ना, चलो फिर। तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ स्विच का काम करेगा, तो ये ऑन स्विच हो गया, ये ऑफ स्विच हो गया। अब करंट जो है इस सर्किट में अपर लूप में फ्लो होगा, और ये करंट ऐसे फ्लो करके इस नोड पे पहुंचेगा, और नोड से इसको दो पाथ मिलेगा, ये लोड की तरफ भी फ्लो करना चाहेगा, इधर भी फ्लो करना चाहेगा। बट मैं पूछ रहा हूँ क्या कि ये लोअर लूप में ऐसे फ्लो करेगा क्या, नहीं करेगा ना, क्योंकि इसको ओपन पाथ मिल गया, तो करंट ओपन पाथ में नहीं पास करता है। तो सारा का सारा ये जो करंट है, देखो इसको ऐसे बना देते हैं, ये करंट ऐसे लोड में ऐसे पास कर जाएगा। जब लोड में ऐसे पास करेगा तो लोड के इस टर्मिनल से करंट इंटर करेगा, तो जिस टर्मिनल से इंटर करेगा प्लस, और जिस टर्मिनल से बाहर निकलेगा माइनस। और आई करंट जब इस लोड से पास होगा तो आई और RL मिल के यहाँ पे V0 यानी कि आउटपुट वोल्टेज दे देगा, और इसका पोलरिटी प्लस माइनस याद रखना। ठीक है, और ये जो आउटपुट वोल्टेज मिला इसको पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज बोलेंगे। ये इनपुट वोल्टेज ऐसे गया तो ये आउटपुट वोल्टेज ऐसे गया, और इसके पेट में लिख लेते हैं D1। D1 क्यों लिखे भाई, क्योंकि ये जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है 0 से पाई तक, ये डायोड D1 के कारण मिल रहा है। इस दौरान डायोड D1 कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए। अच्छा, लिखने से पहले थोड़ा सा यही बात यहाँ पे लिखे हैं उसको पढ़ के सुनाते हैं आप लोग को। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का टाइम पीरियड है 0 से पाई तक। द इंड ए ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग बिकम्स पॉजिटिव। इंड ए ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसका इंड ए ये है, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एंड इंड बी बिकम्स निगेटिव, इंड बी निगेटिव हो जाएगा। दिस मेक द डायोड D1 फॉरवर्ड बायस, जिसके कारण डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, डायोड D2 रिवर्स बायस, डायोड D2 यहाँ पे रिवर्स बायस हो गया। देयरफॉर डायोड D1 कंडक्ट्स वाइल डायोड D2 डज नॉट कंडक्ट। डायोड D1 कंडक्ट करेगा, डायोड D2 कंडक्ट नहीं करेगा। द करेंट फ्लो थ्रू डायोड D1 टू लोड RL। अब कह रहा है कि द करेंट फ्लो थ्रू डायोड D1, मतलब एक करेंट फ्लो करेगा D1 से, और ये कहाँ पे फ्लो कर जाएगा, RL से। एंड करेंट कंडक्शन पाथ इज शोन बाई एरो इन द अपर पार्ट ऑफ सर्किट, मतलब करेंट कंडक्शन पाथ अपर पार्ट ऑफ सर्किट में एरो से दिखाया गया है। ठीक है, बस इतना ही है, फटाफट लिखो, उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे वर्किंग का।
आइए अब नेक्स्ट वर्किंग देखिए। जो नेक्स्ट वर्किंग है फॉर निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट सिग्नल। तो एसी इनपुट सिग्नल का निगेटिव हाफ साइकिल ये होता है, ठीक है। इसको ब्लू स्केच से बना रहे हैं आप लोग को अच्छे से समझाने के लिए। ये इसका टाइम ड्यूरेशन होता है पाई से 2 पाई। ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट वोल्टेज, ब्रैकेट में हमने लिखा पाई टू 2 पाई, मतलब पाई से लेकर 2 पाई तक हमारा इस सर्किट पे निगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई रहता है। तो सबसे पहले पोलरिटी डिसाइड करेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये अल्टरनेटिंग सिग्नल है ना, सेम सर्किट में टर्मिनल का पोलरिटी चेंज होते रहता है। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक ही सर्किट है यहाँ पे और उसी सर्किट से एसी सिग्नल पास हो रहा है। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर यहाँ पे माइनस, एक बार प्लस हो जाएगा, ठीक है। बट हम लोग समझने के लिए, बहुत अच्छे से समझने के लिए क्या करेंगे, 2 अलग अलग पार्ट में हम इस चीज़ को समझा रहे हैं, उसके लिए अलग अलग सर्किट यूज कर रहे हैं। लेकिन है क्या, ये एसी सिग्नल एक ही सर्किट से फ्लो होते रहता है और लोड पे आउटपुट हम लोग को मिलते रहता है। चलिए ठीक है। तो जब ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा निगेटिव हाफ साइकिल के लिए, तो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि तब सेंटर पॉइंट का पोलरिटी डिसाइड कैसे कीजिएगा। ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा। अब देखो ये जो इंड ए है, इसका नाम हम लोग इंड ए दिए हुए हैं, इसका बी नाम दिए हुए हैं इस इंड का। तो इंड ए पे निगेटिव पोलरिटी, इंड बी पे निगेटिव पोलरिटी। और हम क्या बताए थे उस समय भाई कि इसका वेवफॉर्म ऐसे बनता है, इसका वेवफॉर्म ऐसे बनता है। अब ये इसका निगेटिव हाफ साइकिल का टाइम स्टार्ट हो गया। जब सेकेंड हाफ निगेटिव होगा तो इसका ये आउट ऑफ फेज होता है ना, इसका जब सेकेंड हाफ निगेटिव होगा तो इसका सेकेंड हाफ पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब चलो इस निगेटिव हाफ और इस निगेटिव वोल्टेज के कारण, इस पॉजिटिव वोल्टेज के कारण आपको क्या करना है, क्या डिसाइड करना है। अब ये डिसाइड करना होगा कि इन दोनों में से 2 जो डायोड हैं D1 और D2, कौन सा फॉरवर्ड होगा कौन सा रिवर्स होगा। तो ऑब्वियसली आप लोग समझ गए होंगे, ये एनोड, ये कैथोड, ये एनोड और ये कैथोड। इसमें ये जो डायोड D1 है ये रिवर्स बायस होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके एनोड पे निगेटिव वोल्टेज मिल रहा है। डायोड D2 फॉरवर्ड बायस होगा। क्यों फॉरवर्ड बायस होगा, क्योंकि इसके एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है। तो ये रिवर्स बायस होने के कारण ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और जब ये ऑफ होगा तो ऑब्वियसली ये ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। ऐसे ऑफ स्विच बना लो। और ये कंडक्ट करेगा। कंडक्ट करने का मतलब यहाँ से ये करंट पास करेगा। और करंट जो है अब ये ऐसे पास करके कहाँ पे जाएगा, इस नोड पे जाएगा। नोड से इधर नहीं फ्लो होगा, इसलिए क्योंकि इसको ओपन पाथ मिलेगा। तो सारा का सारा करंट इधर से फ्लो हो जाएगा, यानी कि इस सर्किट में करंट का पाथ ऐसे हो गया। डायोड D2 से लोड की तरफ फ्लो होगा। और जब यहाँ से लोड से करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे जहाँ पे करंट इंटर करता है वहाँ पे प्लस पोलरिटी, और जहाँ से बाहर निकलता है माइनस पोलरिटी, ठीक है। और इस तरीके से RL से जब I करंट फ्लो होगा तो V आउट मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं एकदम फोर्स करके बताने वाला हूँ कि दोनों केस में ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट जो है देखोगे राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, और ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल जब पढ़ रहे हैं तो करंट अगेन राइट टू लेफ्ट ही फ्लो हो रहा है। दोनों केस में राइट टू लेफ्ट करंट फ्लो होता है, इसलिए जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज का पोलरिटी देखोगे यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, यानी कि सेम पोलरिटी का वोल्टेज मिलेगा। सेम पोलरिटी बोलने का मतलब क्या है, पहले वाला जो वोल्टेज मिला था उसी पोलरिटी का दूसरा भी वोल्टेज मिल जाएगा, यानी कि दूसरा भी हमारा पॉजिटिव पोलरिटी का ही होगा। पहले वाला अगर पॉजिटिव पोलरिटी का है तो दूसरा वाला भी पॉजिटिव पोलरिटी का होगा। आ रहा है बच्चा लोग समझ में, कब समझेगा। और ये पॉजिटिव हाफ निगेटिव हाफ रिपीट होते रहेगा, और इस तरीके से अपना डायोड D1 D2 ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ मैजिक होते रहेगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं यहाँ। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज द इंड ए ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग बिकम्स नेगेटिव, इंड ए ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग बिकम्स नेगेटिव and end B becomes positive, end B becomes positive. This make diode D1 reverse bias, diode reverse bias हो जाएगा, D1 reverse bias हो जाएगा, and diode D2 forward bias, diode D2 forward bias. Therefore diode D2 conduct करेगा, while diode D1 does not conduct. Same time पे ये जब conduct करेगा तो ये conduct नहीं करता. The current flow through diode D2 टू लोड RL. अब करंट D2 से लोड RL पे फ्लो होगा, एंड करंट कंडक्शन पाथ इज शोन बाई
एरो इन द लोअर पार्ट ऑफ सर्किट, और करेंट कंडक्शन पाथ जो है एरो से हम लोग दिखा रहे हैं लोअर पार्ट ऑफ सर्किट, दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ सर्किट एंड इन दिस सर्किट द करेंट इज फ्लोइंग फ्रॉम डायोड टू लोड, ठीक है। और लास्ट में ये बड़ा यूनिक पॉइंट है, इन दिस वे वी ऑब्टेन दैट ड्यूरिंग पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट वोल्टेज, ड्यूरिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट वोल्टेज, मतलब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के केस में, करेंट फ्लो थ्रू द लोड इन द सेम डायरेक्शन, करेंट जो है सेम डायरेक्शन में लोड से फ्लो होगा, राइट टू लेफ्ट तो राइट टू लेफ्ट, हैंस सेम पोलरिटी ऑफ आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द लोड RL, इसलिए यहाँ पे सेम पोलरिटी का आउटपुट वोल्टेज हम लोग को मिलेगा। समझ गया बच्चा लोग? फटाफट इसको लिखो, इसके बाद इसका वेव फॉर्म अभी बना के बता रहे हैं, नहीं भी वेव फॉर्म पढ़ेंगे तो चलेगा बट बना ही देंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग दो टॉपिक डील करेंगे, पहला टॉपिक होगा इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म, बहुत ही ज़रूरी है, आगे चल के हम लोग जब एनालिसिस पढ़ेंगे तो उस समय इस इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म का ज़रूरत पड़ता है। आप हाफ वेव रेक्टिफायर में देख चुके हैं, ये एसी इनपुट सिग्नल है, मतलब इस रेक्टिफायर का इनपुट सिग्नल है जो कि प्योर साइनोसाइडल फॉर्म में होगा, ठीक है। 0 पाई 2 पाई ऐसे एंगल का वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर 4 पाई यहाँ पे हो जाएगा। और अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े कि पॉजिटिव हाफ के लिए भी कंडक्ट करता है और पॉजिटिव हाफ के लिए D1 कंडक्ट करेगा और ये ऐसा ही वेव फॉर्म प्रोड्यूस करेगा। इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा इसके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज का ये वेव फॉर्म है, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इनपुट वोल्टेज के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, और ये वेव फॉर्म जो होता है बिल्कुल सिमिलर होगा, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर होगा, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। अगर ये 10 वोल्ट का है तो 10 वोल्ट का होगा, ये 20 वोल्ट का होगा तो 20 वोल्ट का होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में हमारा D2 कंडक्ट करता है और ये पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज मिलता है, क्योंकि लोड पे करंट एक ही डायरेक्शन में जाता है। फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये आउटपुट, नेगेटिव हाफ के लिए ये। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग फुल वेव पल्सेटिंग डीसी सिग्नल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फुल वेव पल्सेटिंग डीसी सिग्नल बोलते हैं। वैसे ही करेंट लोड पे ऐसे फ्लो होगा, बट इसका जो वेवफॉर्म होगा इससे सिमिलर होगा, बट इसका एम्पलीट्यूड कम होगा। इसलिए क्योंकि करेंट का वैल्यू वोल्टेज के रेस्पेक्ट में V/R होता है ना, V का वैल्यू IR होता है, ठीक है, बट I का वैल्यू V/R होता है। तो वोल्टेज जो होता है रेसिस्टिव सर्किट में वोल्टेज हमेशा करंट से ज़्यादा होता है। जैसे मान लो इस घर में वोल्टेज आ रहा है 220 वोल्ट का, यानी कि वोल्टेज का एम्पलीट्यूड हो गया 220 वोल्ट, लेकिन करंट कितने एम्पियर का आता है? तो 5 एम्पियर का आता है, ठीक है। वोल्टेज 220 वोल्ट आ रहा है या 230 वोल्ट और करंट 5 एम्पियर। तो रेसिस्टिव सर्किट में वोल्टेज का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है और करंट का एम्पलीट्यूड कम होता है, बट दोनों का वेवफॉर्म सेम होगा और सेम टाइम के लिए कंडक्ट करेगा, ठीक है। ये D1 के लिए कंडक्ट किया, D2 कंडक्ट किया, यहाँ D1 D2। चलिए, आई होप कि ये समझ में आ गया। उसके बाद अब हम लोग पीक इनवर्स वोल्टेज PIV पढ़ेंगे। PIV जैसे दो टाइप्स का हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ने वाले हैं, सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर। दोनों का PIV वैल्यू अलग होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज अलग होता है। रिमेनिंग जितना भी पार्ट अब हम लोग एनालिसिस में पढ़ेंगे, ठीक है, सारा का सारा वैल्यू जो होता है दोनों फुल वेव रेक्टिफायर का सेम आता है, सिर्फ PIV को छोड़ के, ठीक है। तो चलो, पीक इनवर्स वोल्टेज अभी हम लोग किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं? सेंटर टैप के लिए पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा हम समझा रहे हैं, समझो। पीक इनवर्स वोल्टेज का डेफिनेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि डायोड जितना मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज पे विथ स्टैंड करता है, या कह सकते हो जितना मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज को वो बर्दाश्त कर सकता है, सहन कर सकता है, उस मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज को ही हम लोग PIV बोलते हैं। या जो मैक्सिमम रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज होता है, जिस रिवर्स वोल्टेज पे वो सही सलामत रहता है, उस मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज को हम लोग पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। अब देखो होता क्या है कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल और ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल इसका वर्किंग हम लोग पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये कंडक्ट करता है और कंडक्ट करके यहाँ से ये करंट पास होता है और यहाँ पे हम लोग को प्लस माइनस और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है। ये जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा ऑब्वियसली इसका इनपुट सिग्नल के बराबर होगा। इसका इनपुट सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड VM है, तो ये इसका वैल्यू कितना होगा? VM के बराबर होगा। अभी तो कुछ देर पहले पढ़े हैं, इनपुट का जितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा उतना ही आउटपुट का एम्पलीट्यूड होगा। तो इनपुट कितना पास हो रहा है डायोड से? इतना ही ना। तो ये आउटपुट और इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड VM है, तो यहाँ पे V0 जो मिलेगा VM के बराबर आएगा। ये कंडक्ट किया था, लेकिन ये कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है।
ये कंडक्ट नहीं करता है, और जब कंडक्ट नहीं करता है तो इस पर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई हो रहा था, हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई होगा, यहाँ पे एक रिवर्स वोल्टेज इस डायोड पे मिलेगा, उसी रिवर्स वोल्टेज को हम लोग PIV बोलेंगे और उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है इसको भी कंसीडर करना होगा। देखो ये वोल्टेज कितना है, VM है, तो यहाँ का भी वोल्टेज VM होगा, ठीक है, क्योंकि हम बता चुके हैं 2 इक्वल वोल्टेज प्रोड्यूस करता है ये सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर के अक्रॉस इक्वल वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पे भी वोल्टेज हम लोग को क्या मिलेगा, VM। इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड VM है, तो इसका भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को ही कंसिडर करके चलेंगे। और ये कौन सा टाइम हम लोग अभी कंसिडर करेंगे, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में लोड के अक्रॉस VM वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पे भी VM वोल्टेज अप्लाई है, इसका प्लस माइनस पोलरिटी ऑलरेडी मेंशन किया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख लिए हैं। और ये डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ये इसको VD2 लिखेंगे, ठीक है। तो अब VD2 का वैल्यू कितना होगा, जितना भी होगा वही इस पे अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज होगा, और उसी रिवर्स बायस वोल्टेज को हम लोग PIV यानी कि पीक इन्वर्स वोल्टेज बोलेंगे। चलो, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, वोल्टेज का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग KVL अप्लाई करेंगे। यहाँ पे KVL अप्लाई कर दो इस पाथ में, मान लो करंट ऐसे पाथ फ्लो हो रहा है, ठीक है। ऐसे तो करंट इसमें फ्लो होता नहीं है क्योंकि ये क्या है, ओपन है, लेकिन मान लेते हैं कि ऐसे हमारा करंट फ्लो होता तो करता। अब यहाँ पे KVL अप्लाई करोगे तो इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करो, तो यहाँ से चलेंगे तो माइनस से प्लस जाएंगे, तो माइनस VM लिखेंगे। फिर देखो यहाँ पे भी इसका पोलरिटी लोड का माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो यहाँ से चले तो कितना मिलेगा, यहाँ पे भी माइनस से प्लस गए तो VM मिलेगा, तो इसको माइनस VM लिखेंगे। V0 का वैल्यू VM के बराबर है। फिर यहाँ पे ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, यहाँ पे जब आओगे तो ये प्लस हो जाएगा, चूँकि यहाँ से ऐसे आ रहा है, प्लस से माइनस की तरफ आ रहा है। एनोड इसके एनोड पे माइनस वोल्टेज अप्लाई हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसके कैथोड पे प्लस वोल्टेज होगा। तो इस तरीके से जब यहाँ आओगे तो यहाँ का वोल्टेज कितना है, प्लस VD2 लिखेंगे। प्लस क्यों लिखे, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ इक्वल टू 0। ये इस नोड से चला और घूम के इसी नोड पे पहुँच गया, रास्ते में 3 वोल्टेज मिला, 1 2 3 ऐसे लिख लेंगे। अब VD2 का वैल्यू कितना होगा, VD2 का वैल्यू होगा ये दोनों को उधर भेज दोगे तो VM प्लस VM हो जाएगा, यानी कि 2VM हो जाएगा। और ये जो VD2 है यही PIV है, पीक इन्वर्स वोल्टेज है, ठीक है। तो KVL लगा के हम लोग कर लिए। तो ये देखोगे हमने पीक इन्वर्स वोल्टेज को कैसे डिफाइन किया। पीक इन्वर्स वोल्टेज PIV इज द मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज अक्रॉस ए डायोड व्हेन इट इज रिवर्स बायस। कह रहा है कि मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द डायोड होगा जब ये रिवर्स बायस होगा। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द लोड V0 इक्वल टू VM। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान यहाँ पे लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज V0 होगा VM के बराबर होगा। एंड द डायोड D2 डज नॉट कंडक्ट, डायोड D2 डज नॉट कंडक्ट करेगा। द पीक इन्वर्स वोल्टेज अक्रॉस डायोड D2, PIV ऑफ डायोड D2 इक्वल टू लिखा है VM प्लस VM इक्वल टू 2VM। तो ये VM प्लस VM कहाँ से आया, तो देखो यहाँ पे अभी बताया है, ठीक है। तो इस तरीके से KVL लगा के निकाल लोगे। अब क्या कर रहा है, ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल द वोल्टेज अक्रॉस लोड इज V0 इक्वल टू VM। जब ये निगेटिव हाफ साइकिल पास करेगा तो उस समय V0 का वैल्यू अगेन VM ही आएगा, क्योंकि हम बता चुके हैं ना हमेशा वोल्टेज सेम ही आता है। एंड द डायोड D1 डज नॉट कंडक्ट, इस केस में डायोड D1 कंडक्ट नहीं करेगा। द पीक इन्वर्स वोल्टेज अक्रॉस डायोड D1, अब पीक इन्वर्स वोल्टेज किसके अक्रॉस मिलेगा, D1, क्योंकि D1 अब रिवर्स बायस हो रहा है। निगेटिव हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड ये रिवर्स होता है, तो इसको भी वोल्टेज कितना मिलेगा, PIV ऑफ डायोड D1 इक्वल टू VM प्लस VM 2VM होगा। अब कैसे होगा, तो इसको ओपन करके यहाँ पे KVL अप्लाई करके देख लेना, सेम ही प्रोसेस आएगा। नहीं करना है तो छोड़ो यार, तुम याद रखो बस कि जो सेंटर टैप रेक्टिफायर होता है उसका PIV का वैल्यू 2VM होता है, ठीक है। VM क्या है, तो VM होगा इनपुट सिग्नल का ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसको हम लोग VM बोलते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल। अगर मान लो ये VS मैक्स भी लिखा हुआ रहता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो हमेशा याद रखो कि 2VM अप्लाई होगा, ठीक है। तो चलो ये PIV भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ेंगे। थैंक यू।